दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द नेबर्स आर वॉचिंग। इस कहानी की शुरुआत होती है वेरोना शहर के एक क्राइम सीन को दिखाते हुए, जहां एक घर में एक होमिसाइड का केस हुआ था। वहां हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं एक घर से एक लाश को बाहर निकालते हुए, जहां दूसरी तरफ और कुछ ऑफिसर्स मर्डरर को कस्टडी में ले रहे थे। अब यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ था, किसने किसका खून किया था, इसका कोई डिटेल्स हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ महीने बाद। हमें एक सबर्बन एरिया का खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है। मेन सिटी से दूर एक कंपैरेटिवली छोटे शहर में एक ब्यूटीफुल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट। वहाँ एक दिन एक एमी नाम की लड़की आती है अपने लिए घर खरीदने। उसके रियल्टर उसे घर तो दिखाती है, साथ में बार बार ये भी मेंशन करती है कि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतना ही अच्छे हैं यहाँ पर रहने वाले लोग। ऐसा फ्रेंडली नेबरहुड और पीस लविंग कम्युनिटी उसे और कहीं नहीं मिलेगा। एमी को भी पहली नजर में ही घर पसंद आ चुका था, तो वो झट से राजी हो जाती है और अगले कुछ ही दिनों में अपने सारे सामान के साथ वहाँ शिफ्ट भी कर जाती है। नए घर में पहला दिन काफी हड़बड़ी में बीतता है उसका। बहुत थकी हुई भी थी वो, तो रात में नींद भी जल्दी आ जाती है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। देर रात अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं उसे, जहां वो दरवाजे के बाहर किसी इंट्रूडर को देखती है जो फोर्सफुली उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। इससे वो इतना डर जाती है कि नींद में ही कांपने लग जाती है और उसी से नींद टूट जाती है उसकी। एमी घबराई हुई तो थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ये क्लियरली पता चल रहा था कि ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा। अक्सर इन नाइटमेयर्स का सामना करना पड़ता है उसे। तो रोज की तरह आज भी खुद ही खुद को संभाल दिए एमी और फिर से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके दिन की शुरुआत होती है बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ। उसे अपना सामान अनपैक करना था, तो वो जल्दी से उसी काम में लग जाती है। उस दिन उसके एक नेबर भी मिलने आती है उससे, बेट्सी। साथ में कुछ वेलकमिंग गिफ्ट्स भी लाती है वो, एक एंटीक लैम्प और एक अल्कोहल का बॉटल, जिसे पीते पीते दोनों काफी सारे बातें करते हैं। सबसे पहले तो बेट्सी उसे अपने होल कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाती है। कौन किस घर में रहता है, किसका कैसा नेचर है, कौन मैरिड है, कौन सिंगल है, ईच एंड एवरी डिटेल्स। फिर वो रिसेंट कुछ गॉसिप्स भी शेयर करती है एमी से। यहाँ पर हम समझ पाते हैं ये लेडी कुछ ज्यादा ही नोजी है और लोगों के घर के बारे में जानने में उसे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। लेकिन वो बुरी नहीं है, उनका दिल अच्छा है और वो अपने नेबर्स को अपना परिवार ही मानती है। आज वो एमी को भी उसी परिवार में शामिल करने आई थी। साथ में वो उसे अश्योर भी करती है कि भले ही वो यहाँ अकेले रहती है, लेकिन यहाँ वो कभी लोनली फील नहीं करेगी। उसके नेबर्स हमेशा उसका साथ देंगे। बातों बातों में एमी भी अपने लाइफ की कुछ बातें शेयर करती है उनसे, जिससे हमें पता चलता है पास्ट में उसका एक काफ़ी अब्यूसिव रिलेशनशिप था, जिससे मूव ऑन करने के लिए ही मेनली उसने यहाँ शिफ्ट किया है। शी रियली होप्स ये न्यू स्टार्ट उसके लिए फेवरेबल हो। ऊपर से अगर ऐसे सपोर्टिव नेबर्स मिले तब तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसी दिन बेट्सी के अलावा दो और नेबर्स भी मिलने आते हैं उससे, जैरेट और निकोल, जो भी इक्वली फ्रेंडली थे। एमी को सच में बहुत कंफर्टेबल फील होने लगा था उनके बीच। उधर उसका प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट हो चुका था। लोकल एक स्कूल में एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया था उसने और पहले दिन ही सारे स्टूडेंट्स का दिल भी जीत लिया था। खुद प्रिंसिपल भी इम्प्रेस थे उससे। फाइनली एमी वो लाइफ लीड कर रही थी जिसके तलाश में वो यहाँ आई थी। खुश थी वो, सेटिस्फाइड भी, लेकिन उसके नाइटमेयर्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। बार बार वही धुंधले से इमेजेस दिखाई दे रहे थे उसे, एज इफ उसके जहन में वो बस चुकी हो। एमी कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले, उनसे पीछा छुड़ा पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। ऊपर से इसी बीच उसके ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह फिर से कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। एक दिन सुबह वो जब जॉगिंग पे निकली थी तो उसे अपने पीछे एक रेड कार नजर आती है, जो अचानक ही उसे चेस करने लगती है। पहले तो एमी कुछ समझ नहीं पाती, फिर जब समझ पाती है तो उसके स्पीड से मैच नहीं कर पाती। बहुत मुश्किल से बिल्कुल अहम वक्त पर खुद को बचाती है वो। एमी समझ नहीं पाती ये कोई कोइंसिडेंस था या कोई जानबूझकर उसे हिट करना चाहता था, मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? उसके साथ किसकी कैसी दुश्मनी?
वो जब बेट्सी से ये बात शेयर करती है तो उसका भी सेम सवाल था। तो दोनों मिलकर फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये जरूर कोई एक्सीडेंट ही होगा। साथ ही साथ बेट्सी उसे समझाती है कि उसका पास्ट कितना ही भयानक क्यों ना हो, वो उसका पास्ट ही है। उसके बारे में सोचकर वो अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रही। यहाँ वो सेफ है, यहाँ कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली बेट्सी को लग रहा था ये सब एमी के मन का वहम है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के चलते उसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पाती वही रेड कार उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी है और उसके अंदर से कोई उन पर नजर रख रहा है। एमी शायद सब कुछ इमेजिन नहीं कर रही, लेकिन इस सब के बीच उसके लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है। नेक्स्ट डे उसके सामने वाले घर में एक हैंडसम बंदा शिफ्ट करता है, जिसे देखकर एमी तो पहले दिन ही पिघल जाती है। उधर वो लड़का भी उसे इक्वली भाव दे रहा था। खिड़की से बार बार झांक कर उसे ही तो देख रहा था वो। वैसे इसका एक फायदा भी होता है। उस दिन जॉगिंग करते वक्त एमी के साथ फिर से एक एक्सीडेंट होने जा रहा था। वो जिस मोड़ पर रेस्ट लेने के लिए खड़ी हुई थी, ठीक वहीं एक ट्रक भी खड़ा था। एमी नोटिस नहीं करती कब वो बैक ट्रैक करने लगा था और कान में ईयरफोन रहने के कारण उसे आवाज भी सुनाई नहीं दी। ठीक इसी समय फॉर्चुनेटली वो लड़का आकर उसे वहां से हटा देता है और एमी एक फेटल एक्सीडेंट के हाथ से बच जाती है। अब इस हादसे से दोनों की मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन सिचुएशन एमी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। उसका फर्स्ट इंप्रेशन तो मिट्टी में मिल चुका था। पता नहीं उसका क्रश क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। कितनी केयरलेस है वो। एमी इतनी ऑकवर्ड फील कर रही थी कि उस लड़की की कोई भी बात उसके कान में घुस ही नहीं रही थी। बस उसका नाम जान लेती है वो, हेनरी हैच। फिर जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है, लेकिन तब तक ऑलरेडी कम्युनिटी के सभी ने उन्हें एक साथ देख लिया था। ऑफ कोर्स बेट्सी ने भी। तो उससे और कंट्रोल नहीं होता। एमी के घर आने से पहले वो उसके बैक डोर से उसके घर में घुस जाती है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं एमी का बैक डोर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक से बंद नहीं होता और ना ही लॉक्ड रहता है। लेकिन एमी तब ये सब कुछ भी देखने के मूड में नहीं थी। उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। तो जब बेट्सी उसे आइडिया देती है कि क्यों ना वो हेनरी को एक पाई गिफ्ट करे थैंक्स कहने के लिए और वेलकम गिफ्ट के तौर पर भी, इस बहाने दोनों ठीक से बात भी कर पाएंगे। ये आइडिया एमी को बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे तो पाई बनाना आता ही नहीं था। ऐसे में उसकी मदद करते हैं जैरेट और निकोल। वो ही सारा सामान ले आते हैं और बेक भी वही करते हैं, मगर उसे लेकर हेनरी के घर जाती है एमी और इससे फायदा भी होता है। पता चलता है हेनरी इज सिंगल एंड एब्सोल्युटली रेडी टू मिंगल, तो उनकी जोड़ी बनने में देर नहीं लगती। दोनों कम्युनिटी के वेरियस गैदरिंग्स एक साथ ही अटेंड करने लगते हैं। वो लोग तो खुश थे ही, साथ में उनके नेबर्स भी उन्हें एनकरेज कर रहे थे। इस ब्यूटीफुल नेबरहुड को एक और ब्यूटीफुल कपल मिलेगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एमी भी वही चाहती थी, लेकिन शायद कोई था जिससे उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस दौरान भी कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं उसके साथ। जैसे एक रात जब वो ऊपर अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक एक आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और जब वो नीचे जाती है तो उसे दिखाई देती है उसका बैक डोर खुला हुआ है, जबकि उसे क्लियरली याद है उसने सोने से पहले उसे बंद किया था। बेचारी एमी इससे काफी डर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे हेनरी को कॉल कर देती है। मुसीबत के समय उसी का नाम याद आया था उसे। हेनरी आता है और सब कुछ चेक करके कंफर्म करता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस उसका डोर है जो मैल फंक्शन कर रहा है। एक्चुअली इन डोर्स में बहुत ही चीप मटेरियल यूज किया जाता है जिससे इसका ग्रिप टाइट नहीं रहता और घर में किसी और दरवाजे के बंद होने से जो वैक्यूम क्रिएट होता है उससे ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन क्या बात सच में ही इतनी सिंपल थी? शायद नहीं, जिसका सबूत हमें अगले दिन ही मिल जाता है। अगले दिन एमी के स्कूल में हम फिर से उसी रेड कार को देखते हैं, पार्किंग लॉट में खड़े। अंदर से कोई फिर से एमी पर नजर रख रहा था। इस बार एमी उस गाड़ी को नोटिस तो करती है, लेकिन शायद पहचान नहीं पाती। वो उसके सामने से ही निकल जाती है। इधर उसी शाम हम किसी को उसके घर में छुपके से एंटर करते हुए देखते हैं, उसी के बैक डोर से। मतलब किसी को पता था वो लूज है, लेकिन वो कोई चोर नहीं था और ना ही कोई और इंटेंशन था उसका, बल्कि वो तो एमी के लिए कुछ रख के जाता है। जब एमी घर लौटती है पहली नजर उसी चीज पर पड़ती है उसकी। वो देखती है उसके किचन काउंटर टॉप पे एक न्यूज़पेपर कटिंग पड़ा है और उस पर जो लिखा है उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। ये तो उसे वेरोना वाले केस के आर्टिकल थी।
पता नहीं क्यों इसे देखकर एमी बहुत डर जाती है और एक लाइटर से जलाकर राख कर देती है उसे। मगर वो देख नहीं पाती वो इंट्रूडर अभी भी उसी के घर में है। एमी के ऊपर जाने के बाद बैकडोर से चुपके से निकल जाता है वो। इधर एमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आती उसे। उधर ऐसे ही किसी पर शक भी नहीं कर पा रही थी वो। दूसरी तरफ अगले दिन ही हेनरी के घर उसका इनविटेशन था जिसके लिए वो सुपर एक्साइटेड थी। तो ऐसे में इन सब फालतू बातों को लेकर अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी। रात होते ही हम उसे हेनरी के घर जाते हुए देखते हैं जहां दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। हम नोटिस करते हैं एमी अपने पास्ट को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इससे पहले भी बेट्सी से बात करते समय, कम्युनिटी के बाकी लेडीज से बात करते समय वो हमेशा इस टॉपिक को अवॉइड करती थी। इस बार भी हेनरी से वो इतना ही कहती है कि इससे पहले भी एक बार उसकी शादी हुई थी लेकिन वो उसके लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। दूसरी तरफ हेनरी की कुछ बातें भी अटपटी लगती है हमें। वो कहता है वो लोग 2 भाई 1 बहन है, लेकिन लास्ट टाइम उसने कहा था उसके बस 6 बहनें हैं। उसके बातों में ये इनकंसिस्टेंसी एमी पकड़ नहीं पाती और ना ही हेनरी को उसके पास्ट में कोई इंटरेस्ट था। वो कहता है ना, प्यार में लोग सच में अंधे हो जाते हैं। इनका हाल भी वैसा ही था। They were madly in love। देखते देखते कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन एक जरूरी काम से हेनरी को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, बस कुछ दिनों के लिए। हेनरी जल्दी लौटने की प्रॉमिस करता है और जाते जाते एक अजीब सवाल भी करता है एमी से कि क्या वो खुश है। अब ऑब्वियसली इसका जवाब एमी हाँ ही देती है, लेकिन इसे सुनकर हेनरी के चेहरे पर जो सेटिस्फैक्शन दिखता है वो एक अलग ही लेवल का था। एमी अगले कुछ दिनों तक बहुत मिस करती है उसे। भले ही उसके नेबर्स उसे कंपनी दे रहे थे, फिर भी उनके बीच भी बहुत ही लोनली फील कर रही थी वो। ऊपर से न जाने क्यों हेनरी उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दे रहा था, तो उसे लेकर भी थोड़ी परेशान थी वो। ऐसे में एक दिन सुबह एक और झटका लगता है उसे। वो जब अपना मेल बॉक्स चेक कर रही थी तो वहां बाकी लेटर्स के साथ उसे एक एनोनिमस नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था, तुमने क्या किया है वो हम जानते हैं। अब उसने क्या किया था वो तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं था, लेकिन उस न्यूज़पेपर कटिंग के जैसे इसे देखकर भी इक्वली डर जाती है एमी और हड़बड़ी में घर भागती है। बेड से जो अपने खिड़की पर खड़े सब कुछ देख रही थी उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलता। उधर हम घर में एमी को देखते हैं जो टेंशन में लिटरली कांप रही थी। ऐसे में हेनरी की कमी बहुत खल रही थी उसे। वही तो था उसका सपोर्ट सिस्टम, एक लौता इंसान जिस पर वो आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती थी। मगर क्या वो सच में इस लायक था? शायद नहीं। इसका सबूत एमी को उसी रात मिल जाता है जब वो देर रात उसे एक दूसरे लड़की को लेकर घर लौटते हुए देखती है। एमी पहले तो अपने आंखों पर ही यकीन नहीं कर पा रही थी। हेनरी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों? काफी देर तक दोनों को ऑब्जर्व करती रहती है एमी। उन्हें हेनरी के बेडरूम में जाते हुए भी देखती है। फिर और कुछ देखने की हिम्मत नहीं होती उसे। किसी तरह वो अपने टूटे हुए दिल को संभालती है और सो जाती है। अगले दिन जब अर्ली मॉर्निंग उसकी नींद टूटती है तब वो उस लड़की को वापस जाते हुए भी देखती है और मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी, सिंपली इग्नोर करेगी हेनरी को। मगर ऐसा होता नहीं। उसके ऑफिस निकलते वक्त हेनरी खुद आता है उससे मिलने और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एमी और उसका ये नाटक झेल नहीं पा रही थी। वो उसे कन्फ्रंट करती है, पूछती है उसने उस पर चीट क्यों किया। मगर इसका जवाब काफी अजीब देता है हेनरी। कहता है कौन सी लड़की, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साथ में ये भी कहता है कि उसका फोन गिरकर टूट चुका है इसलिए ठीक से काम नहीं कर रहा। उसने एमी को रिप्लाई किया था, शायद डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन एमी को उस लड़की के बारे में भी क्लैरिफिकेशन चाहिए था। हेनरी के इग्नोरेंट बिहेवियर से काफी नाराज हो जाती है वो और इम्पल्सिवली उसे थप्पड़ भी मार देती है, वो भी पूरे कम्युनिटी के सामने। तब जाके फाइनली अपना मुंह खोलता है हेनरी। कहता है वो लड़की उसकी बहन थी, उसका फ्लाइट लेट था इसलिए उसने उसे घर में लेकर आया था और उसके गेस्ट रूम में कोई मैट्रेस नहीं है इसलिए उसने उसे उसके बेडरूम में सोने के लिए बोला था। हेनरी तो उसे एमी से मिलवाना भी चाहता था, लेकिन उसका फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग था इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा। फाइनली एमी को अपने सारे जवाब मिल चुके थे, साथ में उसके सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके थे। लेकिन उससे जो बड़ी गलती हो चुकी थी उसका वो क्या करे? गुस्से में पागल होकर इतना बड़ा अपमान किया उसने हेनरी का।
एमी रिग्रेट तो कर रही थी, लेकिन हेनरी उसे माफ नहीं करता। वो ब्रेकअप कर लेता है, जिससे एमी की हालत खराब हो जाती है। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है वो। ऐसे में बेट्सी आती है और उसे संभालती है, साथ में उसे अश्योर भी करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब तक खफा रहेगा वो, रहना तो उसे यहीं पर होगा ना। कुछ ना कुछ करके वो लोग उनका पैचअप करवा ही देंगे, उसे बस थोड़ा पेशेंस रखना है, दैट्स ऑल। एमी वो रखती भी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा सिचुएशन और बिगड़ जाती है। हेनरी सारे नेबर्स की सिंपैथी गेन कर चुका था, तो सभी मिलकर एमी को इग्नोर करने लग जाते हैं। सरप्राइजिंगली हेनरी भी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसके बर्ताव में एमी के प्रति कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वो तो जैसे उसे नीचा दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। इसका रीजन भी एमी को उसी रात पता चल जाता है, जब वो फिर से हेनरी को उसी लड़की के साथ उसके बेडरूम में देखती है। और इस बार तो दोनों इंटीमेट भी हो रहे थे। भला कोई बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एमी 100% श्योर हो चुकी थी कि हेनरी उससे झूठ कह रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। जो बंदा कुछ दिन पहले भी उसके प्यार में पागल था, वो अचानक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों सबके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे गलती एमी की है। ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी उसकी तरफ हो चुका था। अब तो बेट्सी के अलावा कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। एमी और ये सब सहन नहीं कर पाती, तो वो अगले दिन ही सबके सामने फिर से एक बार हेनरी को कन्फ्रंट करती है। उसे बात करनी थी, चीजों को सॉर्ट आउट करनी थी। थैंकफुली हेनरी इस बार राजी भी हो जाता है। एमी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है वो। एमी को लगा था जरूर वो उससे माफी मांगेगा या किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन देगा। दरवाजा बंद होते ही हेनरी का एक अलग ही रूप देखने मिलता है उसे। एमी को गर्दन से पकड़ लेता है वो और हाथों से उसका मुंह बंद करके उसे धमकाता है कि अगर अंदर से एक भी आवाज बाहर गई तो उसके लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा। वो सबको उसके असलियत के बारे में बता देगा, उसके स्कूल में इन्फॉर्म कर देगा कि वो असल में एक मर्डरर है जिसने अपने ही हस्बैंड का खून किया था। उसके होम टाउन वेरोना में अभी भी इस बात को लेकर डिस्कस की जाती है। इसे जानने के बाद क्या उसकी नौकरी रहेगी और उसके ये नेबर्स जिन पर वो जान छिड़कती है, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। हेनरी उसे सावधान कर देता है कि वो आगे से उसे डिस्टर्ब ना करे। वैसे भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी वो, और कोई उसका साथ देगा भी नहीं। उस दिन उस घर से किसी तरह भाग निकलती है एमी। डर से लिटरली उसे पैनिक अटैक आ गया था। जिस अतीत से भागने के लिए उसने अपना घर छोड़ा, परिवार से कांटेक्ट तोड़ा, वही पास्ट फिर से उसे हॉन्ट कर रहा है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है एमी बार बार अपने जिस अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, वो एक्चुअल में कितना खतरनाक था। उसका पार्टनर टोनी एक काफी वायलेंट आदमी था। एमी को हमेशा शक करता था और बात बात पर उस पर हाथ भी उठाता था। एमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी उसके साथ, उसका दम घुटने लगा था, लेकिन टोनी को छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। लेकिन फाइनली जब उसने हिम्मत जुटाई, घर से भागने की कोशिश करी, टोनी ने उस पर हमला कर दिया। बंदूक से उसे जान से मारने की कोशिश करी और हाथापाई में वो गोली उसे ही लग गई। एमी कोई मर्डरर नहीं है। टोनी को मारने का इरादा उसका नहीं था, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। ये केस जब कोर्ट में उठा तो ज्यूरी को भी वही लगा और एमी नॉट गिल्टी साबित हुई। लीगली तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगा, लेकिन समाज के नजरों में वो ऑलरेडी गुनहगार बन चुकी थी। लोग तरह तरह के बातें बनाने लगे थे उसके नाम, जिससे बचने के लिए ही मेनली एमी ने शहर बदलने का डिसाइड किया था। भले ही इसे उसे अपने ट्रॉमा से कभी राहत नहीं मिली, आज भी हर रात उसी दिन का सपना आता है उसे। लेकिन अभी सवाल ये था कि क्या उसके इसी अतीत के बारे में जानकर हेनरी बदल गया, या फिर वो पहले से ही ऐसा था, प्ले बॉय टाइप का, अभी बस एमी के कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। एमी उसका इरादा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो इतना श्योर हो चुकी थी कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, काफी मैनिपुलेटिव है। खुद को विक्टिमाइज करके लोगों को अपने बातों के जाल में फंसाना बहुत अच्छे से आता है उसे। तो क्या ये उसका कोई सिक गेम है? बस कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट पूरे कम्युनिटी को ही उसने अपने तरफ कर लिया था, इवन बेट्सी को भी। वो एमी के प्रति सिंपैथेटिक तो थी, मगर एमी उसे क्लियरली कुछ डिस्कस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो भी गलत समझने लगी थी उसे। अब तो वीकेंड पार्टीज में भी एमी को बुलाया नहीं जा रहा था। उसके घर के सामने ही सब एंजॉय कर रहे थे और बेचारी एमी अकेले बैठकर उन्हें देख रही थी।
मगर इसी बीच एक रात फिर से कुछ होता है। किसी के चीखने की आवाज से नींद टूट जाती है एमी की, और जब वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक लड़की दिखती है जो भागकर हेनरी के घर से बाहर आ रही थी, वो भी इनरवेयर में। कुछ सेकंड बाद हेनरी भी वहां आ जाता है और उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अब एमी श्योर थी इसी के साथ हेनरी उसे चीट कर रहा था, लेकिन अभी सिचुएशन देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की जान खतरे में है। तो एमी और देर नहीं करती, झट से 911 पे कॉल करती है और पुलिस बुलाती है। बट सरप्राइजिंगली पुलिस को हेनरी के घर से कोई नहीं मिलता, ना जिंदा ना मुर्दा। इससे उल्टा सभी फिर से एमी को ही गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है वो इंटेंशनली हेनरी को हैरेस कर रही है। ऑफिसर विल्सन तो खुद उसे हेनरी से दूर रहने के लिए कहता है। एमी समझ तो नहीं पाती ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, वो लड़की ऐसे गायब कैसे हो पाई, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत उससे चुकानी पड़ती है, अपनी नौकरी खोकर। समहाउ स्कूल बोर्ड को उसके पास्ट के बारे में पता चल चुका था, उन्हें समझ आ चुका था उसने सारे ऑफिशियल कागज पर अपने फादर का टाइटल यूज किया है, हस्बैंड का नहीं। तभी तो उसके बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स क्लियर आए थे। लेकिन अभी सब कुछ जानकर वो एक ऐसे टीचर को स्कूल में कैसे रख सकते हैं जिस पर कभी खून का आरोप लगा था। प्रिंसिपल डियास पर्सनली तो एमी से सिंपैथाइज कर पा रहे थे, लेकिन ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं था। इधर एमी बहुत अच्छे से समझ पा रही थी यह किसका काम हो सकता है, बिना कुछ किए और कितना भुगतना पड़ेगा उसे। काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी वो, लेकिन उसके जीवन में तो अनहोनी का होना बंद ही नहीं हो रहा था। उसी रात फिर से एक अजीब नजारा देखती है वो। हेनरी अपने घर से एक भारी कारपेट लेकर निकल रहा है। काफी सस्पिशियस है उसका बॉडी लैंग्वेज, कुछ तो छुपा रहा था वो उस कारपेट में, शायद कोई बॉडी, नहीं तो आधी रात ऐसे छुपके से वो उस कारपेट को कहाँ ले जा रहा होगा। लेकिन इस बार और पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती नहीं करती एमी, बल्कि एक बहुत ही डेंजरस रिस्क लेती है। हेनरी के निकल जाते ही वो उसके घर में घुस जाती है। उसे पता था हेनरी अपनी स्पेयर की डोरमैट के नीचे रखता है, मगर वो ये नहीं जानती थी उस रात बेट्सी भी जगी हुई है और वो उसे देख रही है। अब उसने सिर्फ एमी को ही देखी, उससे पहले हेनरी को नहीं। ये शायद एमी की बदकिस्मती थी, लेकिन अब जब उसने देख लिया था तो उसे कुछ तो स्टेप लेना ही था। तो उधर एमी घर में घुसती है और इधर बेट्सी कॉल करती है पुलिस को। बीच में बहुत ही कम वक्त मिलता है एमी को, मगर उसी में एक क्लू ढूंढ लेती है वो। हेनरी का लैपटॉप तब भी ऑन था और उसमें एक वेबसाइट भी खुला हुआ था। एमी उसका लिंक अपने फोन में सेव कर लेती है और इतने में पुलिस आ जाती है। हेनरी भी तब तक लौट चुका था और एमी की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश हुआ था वो। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस को उसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं था उस कारपेट के अंदर। हेनरी कहता है उसके वॉशिंग मशीन में एक लीकेज हुआ था जिस कारण से उसका ये कारपेट भीग गया था। वो नहीं चाहता था पूरी रात ये गंदा कारपेट फ्लोर को खराब करता रहे, इसीलिए वो जल्दी में इसे फेंकने गया था। सबूत सबके सामने ही था, तो यकीन ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। एमी फिर से एक बार गुनहगार बन चुकी थी सबकी नजरों में। साथ में वो ये भी समझ चुकी थी कि ये एक ट्रैप है, हेनरी ने जानबूझकर उसे फंसाया है। इस खेल में उसे जीत नहीं पाएगी वो। लकीली हेनरी ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं किया था, इसलिए उसे अगले दिन ही छोड़ दिया जाता है। मगर एमी और उस घर में रहना नहीं चाहती थी, वहां उस नेबरहुड में वो और टिक नहीं पा रही थी। तो अगले दिन ही एक मोटेल में शिफ्ट कर जाती है वो और अपने घर को बिकने के लिए दे देती है, जिससे हेनरी की खुशी तो देखने लायक थी। लेकिन वो नहीं जानता था एमी ने अभी तक पूरी तरीके से हार नहीं माना है। वो बस हेनरी को और किसी गेम में फंसना नहीं चाहती थी, इसीलिए उससे थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही थी। मोटेल में आकर सबसे पहले वो उसी वेबसाइट को विजिट करती है जो उसने हेनरी के लैपटॉप में देखा था। ये एक एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइडर का था और यहाँ वो लड़की भी एनलिस्टेड थी। एमी कॉल करके उसी दिन उस लड़की को अपने रूम में बुलाती है एंड सरप्राइजिंगली वो आती भी है, मतलब वो जिंदा है। एमी पहले तो काफी शॉक्ड हो जाती है, फिर जब पैसों के बदले उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है तब उसे समझ आता है असली खेल। एमी को पता चलता है हेनरी ने उसे 3 दिन के लिए हायर किया था और पहले दिन ही सारे इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि उसे कब क्या करना होगा। पहले दिन दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे ताकि एमी के सामने वो भाई बहन का नाटक कर सके। दूसरे दिन इंटीमेट हुए थे ताकि वो सबके सामने एमी को डर्टी माइंडेड साबित कर सके। और तीसरे दिन हेनरी के घर के सामने वो जो नाटक हुआ था वो भी प्री प्लान्ड था। उस रात हेनरी ने इस लड़की को अपने घर के बैकयार्ड से बाहर निकाला था, जहां पीछे के रास्ते उसके लिए एक कैब वेट कर रहा था। इसीलिए एमी ने उसे वापस जाते हुए नहीं देखा।
इधर उस रात के बाद फिर कभी हेनरी ने इस लड़की को भी कांटेक्ट नहीं किया। क्यों करेगा? उसका काम तो हो चुका था ना। एमी को सबके सामने मेंटल अनस्टेबल साबित कर चुका था वो। इस सब के अलावा भी लास्ट में एक शॉकिंग बात रिवील करती है वो लड़की। कहती है उसका असली नाम हेनरी लॉम्बार्डी है, हेनरी हैच नहीं। एक एक्स-कॉन है वो, बस अभी अभी जेल से छूटा है। कई सारे फ्रॉड और असॉल्ट के केसेस है उसके अगेंस्ट। अब इसे सुनकर एक झटके में एमी को जैसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और हेनरी का असली खेल भी समझ जाती है वो। मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि वो और नहीं भागेगी, अब इस खेल को खत्म करके रहेगी वो। तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर विल्सन को सब कुछ खुलकर बताती है। रिक्वेस्ट करती है हेनरी लॉम्बार्डी नाम से सारे डिटेल्स सर्च करने के लिए। फिर कॉल करती है अपने रियल्टर जो को, जिससे उसे पता चलता है हेनरी ने वो घर खरीदा नहीं है, किराए पर लिया है, वो भी दुगने रेंट पर। उसे बस कुछ महीने के लिए घर चाहिए था, लेकिन पर्टिकुलरली वही घर चाहिए था। अब इसका कारण तो एमी बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। हेनरी बस उस पर नजर रखना चाहता था, ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। उस दिन एमी और मोटेल में वापस नहीं जाती, बल्कि अपने घर चली जाती है वो और खिड़की के पास बैठे इंतजार करने लगती है पुलिस के आने का। मगर इसी बीच कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटने के बाद वो नोटिस करती है उसका फोन गायब है। फिर उसे घर के नीचे से उसी फोन की घंटी सुनाई देती है। मैं समझ नहीं पाती वो फोन वहां पहुंचा कैसे। इसका जवाब उसे नीचे जाने पर ही मिल जाता है, जहां हेनरी उसका इंतजार कर रहा था। एमी जब सो रही थी तब वो उसके बैक डोर से घुस आया था इस घर में। लेकिन इस बार वो किसी चूहे बिल्ली के खेल में नहीं जाता, बल्कि डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता है। उसे अपने खबरी से ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो लड़की एमी से मिलने गई थी। फिर ये लुका छुपी किस बात की? इतने दिनों में पहली बार अपने असली आइडेंटिटी के साथ एमी के सामने आता है हेनरी, और यहाँ पर खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। हमें पता चलता है हेनरी असल में टोनी मतलब एमी के हस्बैंड का भाई है। वो इतने दिनों से जेल में था, इसलिए भाग्य मौत के वक्त वहां जा नहीं पाया, लेकिन अभी वो आ चुका है बदला लेने। उसका इनिशियल प्लान तो था पहले दिन ही एमी को मार डालने का। वो जो रेड कार उसे फॉलो कर रही थी उसमें वही तो था। फिर जब उसने एमी के बारे में जाना, उसका नया घर, नए दोस्त, नई जिंदगी को लेकर खुशी देखी, सेटिस्फैक्शन देखी, तब उसे लगा एमी को जान से मारने से पहले उसकी एक खुशहाल जिंदगी तबाह करना होगा। ये जो नेबर्स उसे अपना दोस्त मानते हैं, उनके नजरों में गिराना होगा उसे। तो उसी दिन से उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग, वो क्रिप्टिक नोट्स, उसी ने तो छोड़ा था एमी के लिए। फिर उससे प्यार का नाटक करके उसका दिल तोड़ा और उससे उसकी सैनिटी छीन ली। अभी बाकी है तो बस उसे जान से मारना। उसका इंतजाम भी कर लिया था हेनरी ने। उसके फोन से अपने फोन में कई दफा कॉल कर रखा था उसने, ताकि वो बाद में ये प्रूफ कर सके कि एमी ने ही उसे कॉल करके यहाँ बुलाया था, और जब वो यहाँ आया तो उसने उसके सामने ही सुसाइड कर ली। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे पता नहीं था विल्सन को उसके बारे में पता है, मतलब उस ऑफिसर को। जब एमी उसे बताती है वो काफी अग्रेसिव हो जाता है, एमी को घर से भागने नहीं देता, तो मजबूरन एमी को भी सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाना पड़ता है। वो बार बार हेनरी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने टोनी को जानबूझकर नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन हेनरी सुनता ही नहीं। धीरे धीरे एमी को बिल्कुल कॉर्नर कर चुका था वो, बिल्कुल टोनी की तरह पागलपन के हद तक पहुंच चुका था वो। एमी के पास हिलने की जगह तक नहीं बची थी। बट फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय बेड से आकर पीछे से हेनरी पर हमला कर देती है और एक लैम्प से उसके माथे पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। एक्चुअली हेनरी जब आज रात छुपके से एमी के घर में घुस रहा था, तब बेट्सी ने उसे देख लिया था। उसने उसका पीछा किया और छुपके से उनकी सारी बातें सुन ली। अब और उसके दिल में कोई शक नहीं था। फाइनली उसे समझ आ चुका था कौन सही है और कौन गलत। उधर तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, तो ऑफिसर्स हेनरी को अरेस्ट कर लेते हैं और इधर एमी फिर से एक बार इनोसेंट साबित हो जाती है। सभी को माफी मांगना पड़ता है उससे। आफ्टर ऑल उन लोगों ने भी तो कुछ कम ह्यूमिलेट नहीं किया था उसे। लेकिन हाँ, आज बेट्सी जैसे एक नोजी नेबर के कारण ही जिंदा थी एमी। अगर वो हमेशा बाहर नजर नहीं रखती तब तो हेनरी को वो देख भी नहीं पाती ना। सच में कभी कभी कुछ बुरी आदतें भी बहुत काम आ जाते हैं, है ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म। इसकी स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट काफी कमाल के हैं।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक